बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज बात सियासत की भी होगी, बहुत सी बातें होगी, लेकिन आज के जो इश्यूज हैं उन पर बात नहीं हम नेसेसरीली करेंगे, बल्कि बात यह करेंगे कि 2017 में मुख्तलिफ मामलात पर क्या पेशरफ्त मुतवक्के है। मुख्तलिफ इशूज चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान का ताल्लुक है, जाहिर बात है फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की मुरतब की जाती है, उसी की रोशनी में क्या हालात होंगे पाकिस्तान के अंदरूनी मुल्क, यानी सियासत के, सिक्योरिटी के, फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कैसे होंगे, मीडिया और हुकूमत के ताल्लुकात कैसे होंगे, इस पर आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। सो बेसिकली 2017 के हवाले से ये एक फोरकास्ट है, और क्योंकि 2017 का 2016 का आखिरी प्रोग्राम है आपस की बात का, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब हमारी मुलाकात होगी तो साल 2017 शुरू हो चुका होगा। तो आज मुनासिब यही है कि हम बात करें कि 2017 कैसा होगा। तो हेडी साहब, आर यू ऑल गेयर्ड अप? गेयर्ड अप फॉर द न्यू ईयर। ऑफ कोर्स। पार्टी नहीं, पार्टी आपने क्या करनी है वैसे? नहीं, मतलब क्या मतलब आपने क्या करनी है? मतलब तू ही रह गया पार्टी करने वाला है। तेरी तो बुढ़ी ने तो नहीं निकलना। आप ऐसे करें जैसे आपको निकलने की इजाजत होगी। तू ठहर तो सही, आई एम गोइंग टू बी स्विंगिंग अवे। रियली? बिल्कुल ठीक है, चले। सो वेलकम द न्यू ईयर। वेलकम टू न्यू ईयर। ठीक है, वैसे आपने मुझे शुरू में बॉक डाउन कर दिया इस बात से कि मुझे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलेगी। दैट्स वेरी बैड। चले, बहरहाल सेठी साहब बात की जाए। अब चले मुल्क की सियासत के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आपको लगता है कि 2017, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये आखिरी साल होगा, 2018 में इलेक्शन है, तो क्या ये बहुत इंस्टेबिलिटी का साल होगा या बस माइनर टर्बुलेंस रहेगी? नहीं, देखिए 2014 और 15 तो बड़े अनस्टेबल रहे ना। 14 में वो धरने होते रहे, 15 में सिविल मिलिट्री रिलेशंस के काफ़ी इश्यूज रहे, प्लस सेमी धरनाज भी चलते रहे। तो 2 साल तो ऐसे लगता था कि या आर या पार। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट काफ़ी डिस्टेबलाइज रही, काफ़ी इनसिक्योर रही। बहुत से प्रोजेक्ट्स थे सियासी एंड इकोनॉमिक जो कि रह गए। अब हुकूमत की ये कोशिश होगी कि विद द न्यू चेंज इन आर्मी कमांड एंड कुछ शायद सबक नून लीग ने भी और इनके कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ सीखे होंगे वाकई कि कॉन्फ्रंटेशन नहीं लेनी, और अब किसी तरीके के साथ ये साल काटना है और फिर अगली इलेक्शन की तैयारी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि साई ऑफ रिलीफ कि शुक्र है यार। और जैसे आपको पता है आर्मी चीफ किसी का आदमी नहीं होता, अपना आदमी होता है। मगर जो पहला साल होता है उनका, वो पहले साल में मोस्ट आर्मी चीफ्स जो है ना, वो अपनी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। और तो इसलिए उनके जो इंटरेस्ट होता है इन सिविल मिलिट्रीज कि स्टेबल ही रहे। वो जब कुछ थोड़े बहुत एम्बिशंस बन जाती हैं तो फिर मामले जो है ना वो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस से अगर नून लीग, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके चंद कारकुन अगर वो सोच समझ के फैसले करें और नए आर्मी चीफ का ट्रस्ट जो है उसको ख़राब ना करें, इत्मीनाद रखें एक दूसरे में, तो मैं समझता हूँ अगर सिविल मिलिट्री रिलेशंस ठीक रहे तो गवर्नमेंट जो है उसे जो मेन जो ख़तरा होता है कि जब अपोजिशन प्रोटेस्ट करती है या कोई और एडवर्स सर्कमस्टांसेस आते हैं तो हमेशा यही फिक्र होता है कि फ़ौज क्या सोच रही। तो अगर फ़ौज मदाखलत का नहीं सोच रही और तल्लुकात ठीक हैं तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को स्पेस मिल जाती है निगोशिएट करने की अपोजिशन के डिमांड्स। और अपोजिशन को भी पता होता है कि कोई न्यूट्रल एम्पायर नहीं है, कोई थर्ड एम्पायर नहीं है, कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, तो वो भी फिर बड़े रीजनेबल तरीके के साथ कोशिश करते हैं कि अपने डिमांड्स को प्रेजेंट करें। तो चांसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज आर ग्रेटर जबकि सिविल मिलिट्री स्टेबिलिटी हो। तो इस साल मैं समझता हूँ कि इस साल से मुराद है 2017 में सिविल मिलिट्री स्टेबिलिटी होगी, अनलेस बेहतर फ्रॉम लास्ट 2 years। मतलब 2015 और 16 से भी बेहतर? हाँ, 2015-16 से बेहतर। और मैं समझता हूँ कि जो 2-3 कोर इश्यूज हैं उसके ऊपर शायद कुछ इत्तेफाक हो जाए, किस तरीके से आगे बढ़ना है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। वैसे हमने बात सियासत की शुरू की, आखिर बात सवाल था इंस्टेबिलिटी के हवाले से कि क्या कितना अनस्टेबल साल रहेगा या कितना स्टेबल साल रहेगा। अब चलें, ये तो मैंने आपसे जनरल इसके ऊपर ले लिया। मैंने इसलिए सॉरी तो मैं कतकलामी माफ, मैंने इसलिए ये सिविल मिलिट्री को कॉन्टेक्स्ट में डाला है कि इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में
सिग्निफिकेंट उसी सूरत में होती है जब सिविल मिलिट्री में प्रॉब्लम्स हो। और अगर सिविल मिलिट्री में प्रॉब्लम्स ना हो, वो बैलेंस हो और मिलिट्री इंटरवेंशन का कोई खतरा ना हो और ना ही कोई डिस्टेबलाइजेशन उनकी तरफ से हो, तो फिर हुकूमतें जो है वो अपोजिशन को निबट लेती हैं और अपोजिशन भी रीजनेबल होती है, तो वो प्रोवोकेशन नहीं होती फॉर ग्रेटर इंस्टेबिलिटी। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को भी इस बात की का इल्म है और एहसास है और हुकूमत को भी है इस बात का। तो इसलिए अब कोशिश यही है कि अगर हुकूमत ये ना समझे कि अब हम खुली छुट्टी हमें मिल गई है, अपनी खुली छुट्टी मिल गई, ये उंगली की आदत है ना, जब इनको थोड़ी सी स्पेस मिलती है तो ये शेर हो जाते हैं और फिर दंदन आने लगते हैं, और जब इनको लम्हा को पाल हुए तो फिर घोड़े हाथ फाड़ लेते हैं। तो मतलब है कि अल्लाह करे कि दोनों चीज़ें ना हो और अब कुछ सोच समझ के ये साल जो है कटाया, और लेट्स होप के जमहूरी रास्ते निकाले जाएं टू मूव फॉरवर्ड। अब इसको जरा थोड़ा सा मैं उसमें ले आता हूँ खास तौर पे, क्योंकि ये अभी तो हमने बात की कि कितना स्टेबल या अनस्टेबल साल होगा। अगर इसको हम ले आए सियासत के हवाले से, की प्लेयर्स पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जारी बात है हुकूमत है, मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, इमरान खान साहब हैं PTI को क़यादत कर रहे हैं, बहुत बड़ी अपोजिशन है, आसिफ जरदारी साहब हैं पीपल्स पार्टी के लिए। अगर हम अपोजिशन से शुरू करते हैं, आसिफ जरदारी साहब के लिए हाई पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, वो क्या करना चाहेंगे 2017 के अंदर, या उसको वो क्या अचीवमेंट समझेंगे पीपल्स पार्टी अगर वो अचीव कर ले? देखिए, मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने एक सोचा समझा फैसला किया वापस आने का। इसके बावजूद कि एक सिग्नल उनको गया है कि शायद यू आर नॉट सो वेलकम, क्योंकि उन्होंने अनवर मजीद पे रेंजर्स ने हाथ डाला है, तो वो उसकी ये सोचा जा सकता है कि वो आसिफ जरदारी साहब के लिए सिग्नल है, मगर उसके बावजूद मैं नहीं समझता कि वो इतना अहम सिग्नल है फ्रैंकली। जल्दबाजी में ये किया है। अभी इसके ऊपर खास मैं समझता हूँ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में डिस्कशन नहीं हुई, जल्दी जल्दी ये कर दिया। इसलिए किया है ये बताने के लिए कि तसलसल रहेगा विद द पास पॉलिसी। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि अगर ये तसलसल एक जगह पे टूट जाएगा, ये तसलसल नहीं रहेगा, टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल फुल स्पीड अहेड होगी, कोई उसमें गुंजाइश नहीं होगी। मगर ये जो सियासतदानों को, पीपल्स पार्टी के खसूसन सियासतदानों को लिंक करना विद करप्शन एंड उनकी करप्शन को विद टेररिज्म लिंक करना, ये जो लिंक है ये बड़ी नेबुलस किस्म की लिंक है, से मेरा मुराद ये बड़ी कमज़ोर लिंक है और बेबुनियाद लिंक है फ्रैंकली। और इसको आगे इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि शायद स्टेपिंग बैक होगी। यू श्योर? क्योंकि कहा जा रहा है श्योर तो देखिए ना, मजीद सख्ती आएगी कराची ऑपरेशन में, तेजी मजीद सख्ती जो है वो टेररिज्म के खिलाफ होगी। लिंक बिटवीन टेररिज्म एंड पीपल्स पार्टी जो है उधर नहीं होगी, ये मेरी असेसमेंट है। ओके, अच्छा, और ये मेरा ख्याल है यही जरदारी साहब की असेसमेंट है। इनफैक्ट मेरी असेसमेंट इज प्रोबेबली बेस्ड ऑन जरदारी साहब असेसमेंट, अदरवाइज वो वापस ना आते। अब वो आए हैं, वो ये दो चीज़ें सोच के आए। एक तो ये कि वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं, पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो वहाँ वो अपोजिशन करेंगे नवाज शरीफ साहब की, और उनको ठीक ठाक पार्लियामेंट की प्रोटेक्शन मिलेगी। इसीलिए उन्होंने आते सार ये बात कही कि जी हम मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करेंगे। इसीलिए उन्होंने फौज के ऊपर कोई बात नहीं कही, इसीलिए उन्होंने प्रोवोक नहीं हुए ऑन दिस अनवर मजीद ऑपरेशन। और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब इस बात को एहसास उनको है, इस बात का एहसास कि अब पीपल्स पार्टी को कोने में नहीं धकेलना, जिससे वो इतने नाराज अपसेट हो जाएं कि वो फिर इमरान खान साहब के साथ मिल जाएं। तो इसीलिए एक तरफ जरदारी साहब कह रहे हैं हमने ऑपोजिशन को इकट्ठा करना, और दूसरी तरफ सबसे पहले मियाँ साहब ने क्या किया? मियाँ साहब ने एक मीटिंग की है DG ISI के साथ, मियाँ साहब ने एक मीटिंग की है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और मियाँ साहब ने एक मीटिंग की है चॉय निसार के साथ। ये पिछले 48 घंटे के अंदर अंदर ये मीटिंग, ये चिड़िया की खबर है। अच्छा, तो अगर ये है तो इसका ये मतलब है कि मौलाना को ये कहा गया है कि जाइए जाके जरदारी को ठंडा करें, मिल के चलेंगे, उन्हें एहसास दिलाइए कि हथौली रखा जाएगा। चॉय निसार को बुला के क्या, चॉय साहब बस करो, हथौली रखो, और DG ISI को बताया कि हमारा ये फैसला है, तो जरा तुसी भी जरा मेहरबानी करके आप टेररिज्म के ऊपर फोकस करें, एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन गुड रिलेशंस विद यू, एंड जरा कराची में फोकस ऑन टेररिज्म एंड नॉट ऑन पीपल्स पार्टी। चौधरी निसार साहब की मुलाकात का आपने जिक्र किया है, अब मुझे ये पता है कि आपकी चौधरी निसार साहब से अक्सर गप्पे लगती हैं। नहीं कोई नहीं लगती, मैं डिनाई करता हूँ। हाय नहीं सेठी साहब, गप्पे लगाने में क्या है, सारी बात, जर्नलिस्ट मुलाकात मिलना, वो तो मिलते हैं, सब मिलते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, बड़े यार
तो शरारती हो। बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि चौधरी निसार साहब ने, तो आपको याद होगा जब डॉक्टर आसिम वाला वाकया हुआ था, चौधरी साहब उन दिनों इंग्लैंड में थे और चौधरी साहब ने इस पर बड़ा ऑब्जेक्ट किया था कि ये मैंडेट नहीं है आपका। उस वक्त जनरल बिलाल थे डीजी रेंजर्स, लेकिन फिर भी वो सारा वाकया हो गया और चलता रहा। ये रिसेंटली जो वाकया हुआ है, मेरी जो नाकिस चिड़िया है वो ये, हमने कल बात की थी इस पे, जी कि उस पे चौधरी साहब को नहीं पता था कि ये सब कुछ हो रहा है और शायद इतनी माइन्यूट डिटेल चौधरी साहब के पास आती नहीं। तो क्या वाकई चौधरी साहब के पास वो इख्तियार, मैंडेट है कि वो कहें कि नहीं भाई अब इस तरफ नहीं जाना, ये एक लाइन ड्रॉ कर लें, आपने करप्शन, आपका मैंडेट नहीं है? देखिए ये पैगाम तो चला गया, मतलब है कि ये पैगाम तो चला गया, अब छोड़ देना, पैगाम चला गया है टू द न्यू मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, उस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में जो पुराने लोग भी तो बैठे हुए हैं ना, स्पेशली जो कराची ऑपरेशन रन कर रहे थे, जिन्होंने ये करप्शन और टेररिज्म की लिंक एस्टैब्लिश की थी, वो तो अब इस्लामाबाद आ गए हैं। एक GHQ में, एक ISI में। तो जाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे कि जी छोड़ दें बिल्कुल, तो वो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू को बरकरार रखना चाहेंगे। अलबत्ता ये है कि अब थोड़ा सा क्योंकि एट अ डिस्टेंस हैं और उन्हें एहसास इस बात का हो गया होगा कि इसके साथ सिविल मिलिट्री के काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और जो नया चीफ आया प्रॉबेबली डज नॉट वांट दैट। तो न्यू चीफ का भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो मेरा ख्याल है अपनी व्यूज को थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा, बिकॉज लेट्स फेस इट, ये जो लिंक किया है ना ये करप्शन को विद टेररिज्म ऑफ PPP, ये तो मतलब है कि बाउंड कर गया ना। डॉक्टर आसिम के ऊपर क्या कर लिया इन्होंने, मतलब पकड़ के जेल में डाल दिया। मतलब सिर्फ अमन कमेटी को अगर साइड पे करना, उसके अलावा तो पीपल्स पार्टी की वो करप्शन, मतलब टेररिज्म से उसका ताल्लुक नहीं तो हो आप सकता ना? अगर डॉक्टर आसिम पे हाथ रखना चाहते आपने किया तो क्या किया आपने? वो अगले 2 महीने में बाहर आ जाएंगे, चले जाएंगे बाहर। आपके पास प्रोसिक्यूशन की कोई लीगल रिड्रेस नहीं है, रेंजर्स नहीं प्रोसिक्यूट कर सकते, उनकी ना ट्रेनिंग है ना रिसोर्सेज हैं। ये पुलिस का काम है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये काम है, या फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है, तो वो तो नहीं करेंगे। तो ये आप पकड़ दकड़ जो करते हैं, इसके साथ अगर आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते तो ये ब्लैक एंड योर फेस होता है ना कि भाई क्या फिर आपने एविडेंस की, मुनीफ फारूक को पकड़ के 6 महीने के लिए जेल डाल दिया, तो क्या निकला? कुछ नहीं निकला। लाइक वो मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर बाहर आ गए हैं या बेल हो गई है। इस काम में मुनीफ फारूक को ना डाला करें। अच्छा चले, ऐसी मिसालों में मुनीफ फारूक को ना डाला। नहीं, मैंने कहा वो लोगों को समझ आ जाती है। अच्छा, नहीं, नजम सेठी का नाम भी बहुत अच्छा होता है इस सवाल। चले आगे से मैं कभी अपना ही नाम ले लूंगा, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये ऑपरेशन फेल हो गया। लेट्स बी स्ट्रेट, दिस लिंक बिटवीन पॉलिटिक्स एंड करप्शन, ये इट इज नॉट गोइंग एनीवे। इसको ड्रॉप कर दिया जाए तो बेहतर है। मगर ये इसलिए किया गया था, ये बड़ा पॉपुलर था, ये लोग खिलाफ है ना करप्शन के। इट्स एन इशू, मतलब लोग बात करते हैं, बिग इशू। तो ये पॉपुलैरिटी गेन के लिए इसको एस्टैब्लिश किया था ये, और मैं समझता हूं कि ये नहीं करना चाहिए। इसके साथ सिविल मिलिट्री रिलेशन खराब होंगे। एक एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी 2 मार्टर पे मार्टर वो दे रही है टू द कॉज ऑफ पाकिस्तान खप्पे, और आप जो है ये इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं विदाउट प्रूफ। तो मतलब है कि या तो हो ना कि आपके पास वो सिस्टम हो वो जिसके तहत आप कन्विक्ट करके जेलों में डाल दें इनको, वो तो है नहीं आपके पास। तो फिर क्यों करते हैं ऐसे काम आप? या फिर आप टेक ओवर करें एंड देन बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट, जो आप कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते फॉर वट एवर रीजंस। तो जरा सोच समझ के ये करना पड़ता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो डायमेंशन है ना ऑफ करप्शन एंड टेररिज्म, इसको पीछे पुल बैक करना पड़ेगा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को। इसके साथ जो है ना सिविल मिलिट्री रिलेशंस भी ठीक हो जाएंगे, और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को भी मौका मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगी टू निगोशिएट विद नवाज शरीफ। और चौधरी निसार जो हैं उनको थोड़ा सा एडवाइस यही दी जाएगी कि चौधरी साहब हम तुसी मेहरबानी करके थोड़ा सा बैक सीट लो, वी आर गोइंग टू ट्राई एंड स्टिच थिंग्स टुगेदर। ओके, अच्छा मैं आगे आता हूँ पैनामा के ऊपर, क्योंकि अब तरीके इंसाफ इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की पूरी स्ट्रेटजी 2016 का अगर देखा रहे सेठी साहब, सबसे बड़ा जो भूचाल आया 2016 का पाकिस्तान की सियासत में, वो पैनामा की सूरत में आया। उसी के ऊपर पॉलिटिक्स ड्राइव की गई इमरान खान साहब की खास तौर पे। एज वी स्पीक वो प्लान कर रहे हैं अवामी राब्ता मुहिम, जल्द से जुलूस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी शायद शुरू हो जाए, छुट्टियां जैसी खत्म होंगी सुप्रीम कोर्ट में और बेंच बनेगा। वेयर डू यू सी इट गोइंग? एक तो ये कि पैनामा का फ्यूचर क्या आपको लगता है इस केस के हवाले से, जो अब तक बात सामने आई है? आगे क्या होता है वो तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इमरान खान साहब इसके ऊपर कैसे कैपिटलाइज करेंगे? इमरान खान साहब की तो अब पोजीशन बड़ी वाज़ेह हो गई है ना। उन्हें इस बात का एहसास है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। उन्हें इस बात का भी एहसास है कि अगर ये कमीशन बन गई तो ये लंबी खिंच जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा प्रेशर डाल सके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ख़ुसूसन जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं
उनके ऊपर, ताकि दो चीजें हों, एक कि कोई बेंच बन जाए, कमीशन ना बने, और जल्दी से जल्दी फैसला हो, दो बातें। और ये एक बात। दूसरा ये है कि उनके हक में फैसला हो। हक की मुराद ये है कि नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हो जाए और इमरान खान साहब को कोई हाथ ना लगाए। यही है ना मोटी बात। मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत, ये एक्स चीफ जस्टिस जिन्होंने ये फैसला किया था कि सुओ मोटो या 184(3) के तहत उन्होंने इस चीज़ को एग्जामिन करना है, मैं समझता हूँ कि ये कानूनी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी ये गलत फैसला था। अब मैं बड़ी वो बात कह रहा हूँ जो कि पॉपुलर बात नहीं है। गलत इसलिए था कि अब आपने सुप्रीम कोर्ट को मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ कानून और आइन, दूसरी तरफ पॉपुलिज्म। पॉपुलर सेंटिमेंट ये है कि जी फड़ के टांग दो सारे ਨੂੰ, और अगर फौज नहीं कर सकती तो जुडिशरी करे, और जो जज नहीं मानता उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दें कि आप तो उसके हामी हैं, आप उसके क्लोज हैं, ये सपोर्टर हैं, ये, ताकि वो अंडर प्रेशर आ जाए। ये इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी। अब नए चीफ जस्टिस साहब आए, आने से पहले ही उन पर प्रेशर पड़ गया, यही कि जी यू आर वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ एंड सो ऑन, जिसकी वजह से उन्होंने एक जगह, मतलब काफ़ी काफ़ी तो नहीं, स्लाइटली इमोशनल, बट फॉर अ जज वेरी इमोशनल, और उन्होंने कहा कि मैं विदाउट फेयर और फेवर, मैं बिल्कुल आई एम ट्रू टू गॉड एंड टू माई कॉन्शियंस एंड टू द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा ये, मैं बिल्कुल नहीं वो देखूंगा, मैं इंसाफ दूंगा। यहाँ तक कि उन्होंने कुरान शरीफ का जिक्र किया, आई स्वेयर टू यू कि मैं ये करूँगा। मैं समझता हूँ ये प्रेशर, दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेशर। ये अगर प्रेशर ना होता तो उन्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। जजेस आर जज्ड बाय द डिसीजंस, नॉट बाय बयानबाजी। तो ऑलरेडी इमरान खान कुछ हद तक कामयाब हो गया। अब मैं इन दिस सिचुएशन, अब नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, वो क्या करेंगे? कमीशन बनाते हैं तो पहले दिन से इमरान खान उनको बॉयकॉट करेंगे ना, वो बॉयकॉट के अलावा फिर शुरू हो जाएंगे ना, शुरू हो जाएंगे। कौन सा चीफ जस्टिस इब्तदाई में अपनी दौर में ये चाहेगा कि एक सियासी जमात जो कि पॉपुलर है वो उनके ऊपर तोने और इल्ज़ाम लगाना शुरू करें? ठीक, तो फिर क्या करेंगे? फिर यही है कि वो कमीशन नहीं बनाएंगे, फिर कहेंगे जी ठीक है, ये एक बेंच बना हुआ है, जो एविडेंस सामने आई है, जो नहीं, एक बेंच बना हुआ है, उस बेंच के अंदर दो सूरत हाल है। एक तो मैं चला जाऊं जमाली साहब की जगह पे, मैं खुद चला जाता हूं उस बेंच के अंदर। एक ही है कि मैं बाहर रहता हूं और मैं उसी सीनियर मोस्ट जज जो है, सीनियर मोस्ट जज है, उनको बना देते हैं, एक दो जजेस और डाल देते हैं, खोसा साहब, जो भी है, जो भी तो ऐसे करके बना दें, देन लेट देम डील विद इट। मैं समझता हूं कि इस किस्म की सिचुएशन आएगी। फिर जब वो बेंच बन जाएगा तो उसके ऊपर भी वही प्रेशर होगा, वही प्रेशर होगा। अब सवाल ये है कि वो प्रेशर जो है उसके दो चीजें हो सकती हैं। मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है। प्रेशर की दो चीजें हो सकती है, और ये प्रेशर किसका है? जनाब इमरान खान साहब का। तहरीक वो चला रहे हैं, उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया है। नए साल के अंदर किस तरह ये पैन आउट करेगा, इस पर बात कर रहे हैं हम। ब्रेक के बाद मजीद भी इश्यूज के ऊपर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि साल 2017 कैसा होगा, सियासी एतबार से कैसा होगा, उस पर बात हुई। जनाब जरदारी साहब के हवाले से बात हो चुकी है। इमरान खान साहब पैनमा के हवाले से क्या करेंगे? अवामी तहरीक का, अवामी राब्ता मुहिम का आगाज वो एक किस्म का कर चुके हैं। सेठी साहब, दो प्रेशर आपने कहा होंगे जुडिशरी के ऊपर, इमरान खान साहब उस बेंच के ऊपर, जो बेंच बनेगा। एक प्रेशर ये होगा कि जी किस तरीके से इसको कंडक्ट करना है, कौन सी TORs होंगी। अगर तो बेंच बनता है तो इसका मतलब है कमीशन नहीं है। अगर कमीशन नहीं है तो फिर TORs भी नहीं है ना, फिर TORs भी नहीं, क्योंकि एक असूल है कि जी इस तरीके से बेंचेस के अंदर कंडक्ट किया जाता है। इल्जाम है, जिसने इल्जाम लगाया वो एविडेंस लेके आए, उससे इधर उधर नहीं हिल सकते आइन के मुताबिक। कमीशन के अंदर तो आप TORs में बना सकते हैं ना कि जी आप कैसे प्रोसीड करेंगे, इंक्विजिटोरियल होगा या एडवर्सेरियल होगा। मगर अगर बेंच बनेगा तो उसमें इंक्विजिटोरियल नहीं हो सकता। अगर होगा इट विल बी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, तो वो दूसरा इल्जाम लगेगा उनके ऊपर। इसलिए तो वो अगर वो सूरत हाल हुई तो उसमें मुनीब फिर एविडेंस देनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब आप एविडेंस हमें दें कि ये ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ। ऐसे इसके ऊपर तो शेठी साहब जजेस चले गए थे ना, कि एक स्टेज आई जब ऑनरेबल जजेस ने कहा कि जी क्योंकि आपने ओनरशिप एक्सेप्ट कर ली है, लिहाजा अब बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर शिफ्ट हो गया। ये लास्ट हियरिंग्स में चले गए थे। हाँ, मगर दैट्स अ रिमार्क। ये नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज अ सेटल्ड इशू कि जी ओनर्स ऑफ प्रूफ आपके पास है, नंबर 1। नंबर 2, और ये करना पड़ेगा एस्टैब्लिश। नंबर 2 ये कि जी
हो भी जाता है सारा कुछ, तो नवाज शरीफ का जिक्र कहाँ आएगा? ये आएगा, बच्चों का आएगा, बड़े मियाँ साहब का आएगा, सबका आएगा, बट वे नवाज शरीफ का कहाँ आएगा? वो इशू वो भी बनेगा कि आपने पार्लियामेंट में ये बात कही, चले जो बात आपने कही उसका एविडेंस दे दें, इससे आगे नहीं बढ़ सकते वो। और वो कितनी एविडेंस देनी है और कितनी नहीं देनी है, दैट इज अप टू नवाज शरीफ। बल्कि वो जो बात था कि ये झूठ बोला या ये यदि आप कह रहे हैं बयान में डिस्क्रेपेंसी है, इसके ऊपर जजेस के रिमार्क्स, अगेन मैं कहूंगा रिमार्क्स थे कि जी उसके लिए फोरम इलेक्शन कमीशन है, वहां जाए। तो मैं ये समझता हूँ, और ये आर्टिकल 62 और 63 गुड मुस्लिम नॉट गुड मुस्लिम, ये सारे इश्यूज जो हैं बड़ी फंडामेंटल इश्यूज, आज तक तो किसी ने ये इस्तेमाल नहीं किया है ये। और अगर ये एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस्तेमाल हो गिलानी साहब पे हुआ था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि आप सादिक और अमीन नहीं रहते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मगर यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जजेस बहुत मुश्किल सिचुएशन में हैं। इससे कैसे निकलेंगे? एक तरफ पॉपुलर प्रेशर और दूसरी तरफ कानून और आइन। तो ये जो इशू है ना, ये अब कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, इस पर कुछ बंदा कुछ कह नहीं सकता। तो इसलिए आई वुड नॉट लाइक टू, बिकॉज ऑफ कोर्स जुडिशियल मैटर, हाउ कैन आई रीड द माइंड ऑफ द जज? बट चले मैं इसको कानूनी तौर पर उससे साइड पे ले जाता हूँ। सेठी साहब, अगर कहा जाए इखलाकी तौर पर, क्योंकि ये बात एक बिल्ड हो रही है, इमरान खान साहब अपने जलसों में इसके ऊपर बिल्ड करते हैं, वो लोगों से पूछते हैं कि कितने लोग समझते हैं नवाज शरीफ साहब गुनहगार हैं, तो वो जारी बात है जो क्राउड होता है वो चार्ज होता है, वो कहते हैं हाँ जी है। अब ये मॉरली इमरान खान साहब कितना गेन कर चुके हैं पनामा के इशू के ऊपर पब्लिक के अंदर? नहीं देखिए, वो तो एक है ना, करप्शन इज एन इशू टू ओवरथ्रो द प्राइम मिनिस्टर, बट क्या इलेक्शन में ये इशू बनेगा? पता नहीं, मेरा ख्याल नहीं बनेगा। इसलिए क्या अदालतें आप प्राइम मिनिस्टर्स को निकाला करेंगी या आवाम निकाला करेगी? पहले फौज निकालती थी या प्रेसिडेंट्स निकालते थे, आप अदालतें निकालनी शुरू कर देंगी, तो फिर तो किसी किस्म की स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आएगी। ओके, ठीक। और वो भी अगर आपने अपना जुडिशियल सिस्टम ही चेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा इशू बना दिया जहां एवरीबडी विल बी ड्रैग्ड और वहां कहा जाएगा आप प्रूव करें कि आप अच्छे मुसलमान हैं या नहीं है, तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना। ओके, तो मैं ये समझता हूं कि ये एक थॉर्नी इशू है, इसके ऊपर देखना अब ये है कि ये कैसे जुडिशरी इसको हैंडल करती है। अफसोस मुझे इस बात का होगा कि अगर पॉपुलिज्म कामयाब होती है ओवर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सेठी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से अगर बात की जाए, आप 2013 में कोई अर्ली इलेक्शंस पार्लियामेंट के अंदर, कोई 2017 के अंदर कोई अर्ली इलेक्शंस या कोई बहुत बड़ा इंस्टेबिलिटी मियां नवाज शरीफ के हवाले से नजर आती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की नेगोशिएशंस होंगी और पीपल्स पार्टी की 4 डिमांड्स हैं, जिसमें से मैं समझता हूँ 2 तो बिल्कुल कोई उनकी अहमियत नहीं है कि जी एक फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाहिए फुल टाइम, और एक ये कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए ओवरसी नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल एक्शन प्लान वगैरह, वो तो कंसीड कर देंगे। वो तो मैं समझता हूँ नून लीग खुद भी चाहती है कि ये चीज़ हो। तीसरा जो है पनामा बिल की और पनामा बिल CPAC के ऊपर वो कंसेशन कभी नहीं देंगे, और तीसरा सीपैक, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो 2 तो इजीली कंसीड हो सकते हैं, तीसरे पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और पनामा के ऊपर कुछ और नो है। नो। अच्छा, उसके ऊपर क्या ये कि पीपल्स पार्टी पीछे हट के कोई और बिल एक्सेप्ट कर लेगी? ये भी मुमकिन है। अगर पीपल्स पार्टी मान जाती है इस बात को, तो फिर तो एक नया बिल आ सकता है जिसके जरिए आप सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस निकाल के और आप पार्लियामेंट्री एक एक्ट और कमीशन के अंदर आप ले आए। तो सवाल ये है कि जो भी आप करेंगे, इमरान खान अपोज करेगा उसको, और अगर पीपल्स पार्टी जो है वो फिर उसको फैसला करना पड़ेगा कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी होगी या वो खड़ी होगी इमरान खान साहब के साथ। उनके लिए दोनों प्रॉब्लमेटिक है। नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं तो वोट वो ले जाते हैं, इमरान को सपोर्ट करते हैं तो वोट वो ले जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी को क्या मिला? तो पीपल्स पार्टी विल बी प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप, अपने लिए स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगी। सेठी साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने बात कर ली है, थोड़ी सी बात आपने शुरू में बता दी है 2017 के हवाले से, फोरकास्ट के हवाले से, नेशनल या आपने सिविल मिलिट्री हालात के हवाले से। मैं आपसे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से कहूंगा, आपको नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद किस हद तक होता हुआ नजर आता है? जब मैं ये बात कहूंगा, हेट स्पीच, फिरका वारियत, ठीक है जी, और उसके बाद एक्सट्रीमिज्म, इसके ऊपर आपको लगता है कि इस साल यानी कि 2017 के अंदर कोई मेजर ब्रेक थ्रू होगा, कोई पैराडाइम शिफ्ट होगा या नहीं? मुनीब, ये पैराडाइम शिफ्ट कहने को तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अगर इत्तेफाक करें तो पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है,
मगर ये कहने की बात है। इन चीज़ों के ऊपर पैराडाइम शिफ्ट नहीं हो सकता विदाउट द ओके ग्रीन लाइट एंड सपोर्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। सीधी सी बात है। बिकॉज जो इश्यूज बन रहे हैं ना, ये तालिबान की रहा नहीं, वो तो उसके ऊपर तो कंसेंसस हो गया। फिरका वारियत के ऊपर भी कंसेंसस है, जहां जहां उठाएंगे वो पुलिस एनकाउंटर्स के जरिए फारग हो जाएंगे। हुआ कुछ भी नहीं ना वैसे अभी तक। नहीं, बाय द वे बहुत कुछ हो रहा है। आज लगता है ऐसे है कि नहीं हो रहा, मगर आप ग्राफ अगर देखें तो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। 1 साल के अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ किया, मगर अभी भी बहुत तवील रास्ता अभी है। मदरसा रिफॉर्म तो कुछ शुरू भी नहीं की इन्होंने। फेडरल गवर्नमेंट डरती है। एक सिचुएशन जहाँ इमरान खान धन आ रहा है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस ठीक नहीं है, डॉन लीग्स हो जाती है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मदारिस को टेक ऑन कर ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। इट वुड बी सुसाइडल। तो ये उनको होल्ड करना रिस्पॉन्सिबल कि आपने जो बाकी मुल्ला हजरात हैं उनके आपने उनको कॉर्नर नहीं किया, मदरसा रिफॉर्म नहीं की। इट्स लाइक स्टरिंग अ हॉर्नेट्स नेस्ट। तो इट वुड बी फुलिश टू टैकल दीज इश्यूज, जबकि आपने बाकी इश्यूज आपने को पकड़ा हुआ है, किसी ने यहाँ से पकड़ा हुआ है, किसी ने यहाँ से पकड़ा हुआ है। पहले वो चीज़ें सेटल हो जाए, एक कंसेंसस हो जाए, फेडरल गवर्नमेंट सिक्योर हो जाए कि ये एक कंसेंसस है, वी हैव टू टैकल दिस इशू। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि वी नीड द आर्मी टू कम विद अस। अच्छा, आर्मी विल गो अलॉन्ग विद यू अप टू अ पॉइंट। बियॉन्ड दैट इज व्हाट वी शुड डिस्कस कि वो कौन सा पॉइंट है जहां तक मिलिट्री आपके साथ जाएगी, और वो कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको मिलिट्री को कन्विंस करना पड़ेगा। क्योंकि असली पैराडाइम चेंज इस मुल्क का वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है। सिविलियन हुकूमत करना भी चाहे, उनके पास ना रिसोर्सेज हैं, ना विल पावर है, और बहुत से इंटरनल डिफिकल्टीज हैं उसको टैकल करने के लिए। वो कौन सा इशू होगा, मैं उस पर मैं ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ी सी जल्दी हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएगा बात हो, आखिरी सेक्शन होगा, कुछ जल्दी से हम बात फॉरेन पॉलिसी के हवाले से करेंगे, और सबसे अहम बात जो अभी हमने छेड़ी कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर सिविलियंस को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो उनका साथ दे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की प्रोप्राइटरशिप अभी भी फौज के पास ही है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पास है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप साथ हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपस की बात में बात हो रही है 2017 के हवाले से, मुतवक्का तौर पर 2017 कैसे होगा। सियासत के हवाले से बात हुई, स्टेबिलिटी के हवाले से बात हुई, सियासी अदम इस्तेहकाम या इस्तेहकाम के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी। सेठी साहब, कौन सा वो ऐसा एक इशू है जहां पर आप समझते हैं कि बहुत बड़ी डिलिब्रेशन, बहुत एक्सटेंडेड डिलिब्रेशन की जरूरत है बिटवीन मिलिट्री एंड द सिविलियंस? लेट्स स्टार्ट विद सिरिल लीक्स। वो एक इशारा है, वो एक सिग्नल है, वो एक डॉन लीक्स जिसे कहते हैं। डॉन लीक्स वो क्या कि बात हो रही है कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कार्रवाई कैसे करनी है, और उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है मिलिट्री अथॉरिटीज़ को कि आप मेहरबानी करें, हमारी हेल्प करें। और इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि हम तो करना चाहते हैं मगर विदाउट यू हम नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा हाथ बताएं हमारा। ये जब लीक होती है ये बात, तो मिलिट्री इसके ऊपर ऑब्जेक्शन पोज करती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन किया गया, कि ये पेंट किया गया कि सिविलियंस जो वो तो करना चाहते हैं, फौज नहीं करना चाहते। ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। अब इसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, बात सीधी सी है, वेरी क्लियर, कि अगर तो ये झूठ था तो फिर इतना एहतजाज करने की ज़रूरत क्या थी। इसमें कुछ सच्चाई है और उसमें कुछ फौज की मजबूरियाँ हैं। अब कुछ सिविलियंस की मजबूरियाँ हैं। सिविलियंस चाहते हैं कि अमन हो, मईशत ग्रो करे, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, बुरी हो जो वो हो तो सही, ताकि वो इलेक्शन जीत सकें। कुछ अगर जंगजू रियासतें रहीं तो इलेक्शन क्या, हर गवर्नमेंट आएगी अगली वो उड़ जाएगी, दूसरी आ जाएगी। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हिंदुस्तान के साथ चाहिए तल्लकात, नॉर्मलाइजेशन, अफगानिस्तान के साथ चाहिए नॉर्मलाइजेशन, और अमेरिका के साथ चाहिए नॉर्मलाइजेशन। आपके इस वक्त सिर्फ नॉर्मल रिलेशन चाइना के साथ है, उससे काम नहीं चलेगा ना। यू नीड टू नॉर्मलाइज ऑन बोथ बॉर्डर्स एंड विद अमेरिका, because America is involved in India, Pakistan, Afghanistan, China, Russia, everywhere. And America से सबसे ज़्यादा आपको इमदाद भी आती रही और सैंक्शंस भी वही लगाता रहा। अब ये है आपका जो करंट पैराडाइम है, जो करंट सिलसिला चल रहा है, उसमें सब जगह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। सिविलियन हुकूमत क्या कर सकती है इस सिचुएशन में? अगर वो कहती है कि हमने हिंदुस्तान के साथ टॉक्स करनी है, और हिंदुस्तान आगे से कहता है कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि कश्मीर में गड़बड़ कर रही हैं, उनको क्लैम्प डाउन करें, तो आपके पास तो
पावर नहीं है क्लैम्प डाउन करने का। आपको तो फौज को कहना पड़ेगा कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये तो आपकी बात सुनते हैं, हमारी बात सुनते हाँ, हैं। मतलब अगर मसूद अजहर को पकड़ना है, जिसको भी किसी है। को पकड़ना है, तो और अगर फौज कहती है नहीं, हमारा ख्याल है ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, पहले हिंदुस्तान ये करे ये करे ये करे फिर हम ये करेंगे, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया ना। पहले आप, तो यही पहले आप की वजह से आज तक कुछ नहीं हुआ ना। इसी तरह अफगानिस्तान है। अगर सिविलियन हुकूमत ये कहती है कि जी तालिबान जो कि यहाँ घुस बैठी है उनको निकाल दीजिए ताकि अफगानिस्तान हमारे साथ खिलाफ महाज ना बनाए, ये उनके भी दुश्मन है, हमारे भी दुश्मन है। और अब ये जो तालिबान है ये IS बनते जा रहे हैं, दाइश बनते जा रहे हैं, ये तो हमारे लिए भी खतरनाक है। तो अपना जो ऑपरेशन है इनके खिलाफ भी एक्सटेंड करें। और दूसरे कहते हैं ये कि नहीं, ये पहले अफगानिस्तान जो है जो हमारे वहां बैठे हुए उनको निकाले। तो मतलब मेरा ये कहने का पहले फजलुल्लाह को हमारे हवाले करें, जो वगैरह 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 और करे वगैरह, तो फिर ये मामला तो उसी वक्त हो, कोई तब्दील हो। अब मैं आपको कह दूं, आपने कहा होता है, अब मुझे बताइए 2017 में कुछ होगा? मैं समझता हूँ 2017 में एक नया, जिसे कहते हैं ना, सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है इसको डिस्कस जरूर करेगी, जो कि आज तक मिलिट्री ने डिस्कस किसी के साथ नहीं। डिस्कशन की तरफ से इंटरनेशनल की तरफ से आप सुन रहे हुई है रशिया एंड पाकिस्तान जो रीजन जो है अब अटैक्स हो रहे हैं, दे आर बनते जा रहे हैं, आज की तरफ जा रहे हैं। तो हम तो खुद को गिराना ना दाइश उसको एहसास हो गया, वो भी तब्दील कर देना। यहां भी में भी यही कहना आबान गुट तालिब सब दाइश का में जो मतलब याद नहीं तो खत्म कर। इसी स्थान ने ऑब्जेक्ट अफगानिस्तान के बारे में हमें बुलाया नहीं, इनको फहमी इस सबसे ज्यादा नेशनल कम्युनिटी पैराडाइम चेंज कैसे वो पैराडाइम या मूवमेंट होगा, वो तालिबान यहां के जो वो उधर से ब्रिटिश भी कार्रवाई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्योंकि कह रहे हैं सबको क्या ये सब सारी के इसको लाइवलीहुड है हिंदुस्तान बातचीत फिर अफगानिस्तान और इधर ये जो क्वाड्रिलैटरल के अंदर ये कि अब पाकिस्तान को तब्दील करना पड़ेगी अपनी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इन एरियाज में जिसकी हमने बात की है, और इसमें सिविलियंस एंड मिलिट्री को बैठना पड़ेगा। यूनिलैटरली कुछ नहीं होगा ना, अकेले बैठ के कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये करनी पड़ेगी, मूवमेंट फॉरवर्ड हो के तरफ जाएगी और खुशहाली की तरफ। में मीडिया से समझता हूँ
अर्निंग और टेलीविजन मीडिया में जो भी चीजें हो रही है, जब आप तो फिर वो खालतों के जरिए ओके, मैं वक्त समझ खत्म। इस मीडिया वाला देखा इसका फीड या इन औकात होगी तब तक